इन दिनों प्रदेश में भी देश में भी संक्रमण दूसरे दौर से गुजर रहा है। दूसरा स्पाइक जिसके बारे में चर्चा होती थी, आज उसे हम देख रहे हैं और देश में विशेष करके हमारे पड़ोसी राज्य में महाराष्ट्र में जितने पॉजिटिव केस प्रतिदिन सितंबर महीने में जबकि देश में पीक था, आज उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं। यानी जो फर्स्ट स्पाइक था उससे भी ज़्यादा स्पाइक प्रतिदिन के केस जो रजिस्टर हो रहे हैं महाराष्ट्र में, वो दौर हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद यही करें कि पहले दौर और इतने दिन के कोरोना के अनुभव से हम सब अपने आप को नियमों का पालन करते हुए, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए, अपने हाथ को साफ रखने से लेकर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए, मास्क अनिवार्य रूप से पहनना, इन बातों का पालन करते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कोरोना के बढ़ते क्रम को हम देश में रोक सकें। अभी इसमें कोई सुनिश्चितता नहीं है कि आएगा चला जाएगा, कितना बढ़ेगा। सितंबर के महीने में छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिविटी रेशियो औसतन हालांकि 16 के आसपास था, लेकिन एक दिन में करीब 20 तक भी पॉजिटिविटी पहुंच गई थी। 100 टेस्ट अगर हो रहे थे छत्तीसगढ़ में तो 20 लोग संक्रमित पाए जा रहे थे। ये सितंबर की स्थिति थी। पीक में सितंबर के सर्वाधिक किसी दिन में अगर पॉजिटिविटी आई थी तो 20 के आसपास आई थी, ये औसत था। इस दरमियान रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे शहरों में पॉजिटिविटी कहीं ज़्यादा थी। 30% से ऊपर की भी पॉजिटिविटी के रेशो को हमने छत्तीसगढ़ के शहरों में देखा और यही चिंता का विषय है। आज जब दूसरा स्पाइक, अब स्पष्ट है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं। हमारा पॉजिटिविटी जो मार्च महीने में पहले सप्ताह में 0.99 था, यानी हर 100 लोगों के टेस्ट होने पे एक व्यक्ति संक्रमित पाए जा रहे थे। कल का जो आंकड़ा आया है उसमें 39,619 टेस्ट में 1,910 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये संक्रमण का जो रेशो है 4.82 होता है। इस औसत में दुर्ग और रायपुर ये सर्वाधिक चिंता का विषय बने हुए हैं। जिलों में आधे से ज़्यादा प्रदेश का संक्रमण ये 2 जिलों में सीमित है। 5 या 6 जिले हैं जिसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आज रिव्यू मीटिंग भी हम लोग लेंगे और रिव्यू मीटिंग में जो दिख रहा है 21 तारीख के आंकड़ों के हिसाब से दुर्ग में पॉजिटिविटी 26.70 था। प्रदेश का औसत है 4.64 का, 21 तारीख का 4.64 में, दुर्ग अपने में 26.7। बेमेतरा ये अपवाद का आंकड़ा है, उस दिन का है इसलिए मैं केवल बता दे रहा हूँ, 33.33। केवल 42 टेस्ट हुए थे इसलिए जो संक्रमण दिख रहा है वो ज़्यादा है। उसके पहले दिन का अगर हम देखेंगे तो बेमेतरा में मात्र 2.66 का संक्रमण था। तो ये चिंता की बात बेमेतरा के लिए नहीं है, लेकिन रायपुर 30.9, धमतरी 3.65, 3 के ऊपर जहां संक्रमण है, मैं केवल उन जिलों का नाम ले रहा हूं क्योंकि 3 के ऊपर चिंता की स्थिति, बड़ी चिंता की स्थिति चालू हो जाती है। 30.90 ये 21 तारीख का है, हालांकि ये एतवार था इसलिए हो सकता है कि आंकड़े ज़्यादा दिख रहे हों। 20 तारीख को 11.3 था, जबकि दुर्ग 17.35 था। तो ये संडे को क्योंकि टेस्टिंग कम होती है और टारगेटेड टेस्टिंग हुई हो तो पॉजिटिव ज़्यादा आए हों, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान में रखने की है। उसी हिसाब से बिलासपुर संडे को 8.80 था, कोरिया 4.31 था, जशपुर 7.57 था। ये चिंता ज़्यादा इन ज़िलों में, ये 5-6 ज़िले, क्योंकि ये संडे है तो ये इसको
हमको सही आंकड़ा नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सैटरडे का देखिएगा 20 तारीख का, तो दुर्ग में 17.35, राजनांदगांव में 4.34, रायपुर में 11.3, सरगुजा में 3.48, कोरिया में 3.96, जशपुर में 5.13। ये ज़िले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ज़िले हैं जो पॉजिटिविटी में 3 से ऊपर चले गए 20 तारीख को। 23 तारीख का आंकड़ा आ रहा है, मैं उसको औसत आपको बता देता हूँ। तो ये निश्चित रूप से टारगेट करके चिंता रखते हुए एक्शन लेने की विभाग को और सरकार को आवश्यकता बनी हुई है। टेस्टिंग को लेके भी, वैक्सीनेशन को लेके भी जो चर्चाएं हैं, आज करीब 5,60,000 व्यक्तिगत डोज आज हवाई जहाज़ से आ जाने चाहिए, इंडिगो की फ़्लाइट से उनको आना है। उसके पहले हमारे पास 2 दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक बचा हुआ था। औसतन 70 से 80 हज़ार ही हम अभी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सप्लाई को भी देखते हुए, और करीब 17,35,000 वैक्सीन के डोज, ये 5,26,000 जो आ रहे हैं इसके पहले छत्तीसगढ़ को मिल चुके थे। और जो 3,381 वैक्सीनेशन साइट्स हम लोगों ने चिन्हांकित की हैं, उनमें अभी लगभग 1,500 में ही काम चल रहा है। एक दिन का टारगेट करीब 1.5 लाख का हम लोग रखते हैं, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000। इस टारगेट के विरुद्ध में नागरिक कम आते हैं। हर साइट में अगर हम 100 का टारगेट रखते हैं तो औसतन 50 से 60 लोग ही आते हैं वैक्सीन लगाने के लिए। उनका जो दिन रहता है उस दिन के हिसाब से जो हमारी बाध्यता हो जाती है कि उससे ज़्यादा लोगों को नहीं लगा पाते, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखना होता है। तो इन परिस्थितियों में 70 से 80 हज़ार अभी वैक्सीनेशन हो रहा है। हम लोग का अगला टारगेट इसको कम से कम 1 लाख प्रतिदिन वैक्सीनेशन करने का है और आने वाले दिनों में और बढ़ाने का है। तो वैक्सीनेशन की उपलब्धता जैसे जैसे हो जाएगी, इसको हम और बढ़ाने की दिशा में, क्योंकि जितने जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतने जल्दी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आ सकती है। ये बात अब दुनिया में सब मान के, साथ ही जो नई बातें सामने आई हैं कि जो पहला डोज कोविशील्ड का 28 दिन के बाद लेने का था, अब उसकी कारगरता और ज़्यादा, अगर 4 हफ्ते और बाद तक आप लेते हैं, अर्थात 6 से 8 सप्ताह बाद पहले डोज के आप लेते हैं, तो इसके इम्यूनिटी के बढ़ने के चांसेस और दिख रहे हैं। ये वैश्विक अनुभव ने बताया है। तो अब कोविशील्ड के जो वैक्सीनेशन का क्रम चलेगा, उसमें नागरिकों को यही सलाह दी जाएगी कि आप 6 से 8 हफ्ते के बीच में अगर आइएगा तो ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी बढ़ने की चांसेस रहेंगे। और उसके बाद दूसरा डोज लेने के 2 हफ्ते बाद अमूमन नागरिक चाहें तो टेस्ट करा भी लेना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी कितनी बन गई है। एलाइज़ा टेस्ट है, ऐसे बहुत सुलभ और सस्ता भी होता है, वो करा लेने से हमको अंदाज लग जाएगा। जो बार बार जोर दिया जा रहा है हैंड हाइजीन पे, हाथ साफ रखने पे, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाने पे, मास्क पहनने पे, इसका कारण ये भी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी वैज्ञानिक हमको ये बता रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। वैक्सीनेशन कर लेने के बाद आपको कोरोना अगर पहुंच भी गया तो उसके घातक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कहीं कहीं तो 100% का भी आंकड़ा दिया जा रहा है कि मृत्यु नहीं होगी। यानी काफ़ी उम्मीद इस बात की बढ़ जाएगी कि कोरोना अगर आपके शरीर तक वैक्सीनेशन के 8 हफ्ते और फिर 2 हफ्ते 10 हफ्ते बाद पहला आपने वैक्सीनेशन लगाया और दूसरा डोज आप 8वें हफ्ते में अगर लेते हैं समाप्त होने पे, और 2 हफ्ते और इंतज़ार करते हैं दूसरे डोज का समय बीतने पे, तो 10 हफ्ते के बाद में आपके मृत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, 0 के बराबर हो जाएंगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। साथ ये भी कहना है कि हमको मास्क फिर भी क्यों पहने रहना,
कि कोरोना आप तक पहुंच सकता है। आपके शरीर में वैक्सीनेशन के बाद में इम्यूनिटी अगर हो गई है तो उसके घातक परिणाम आपको नहीं होंगे, लेकिन आप कैरियर फिर भी बन सकते हैं। आपके पास अगर कोरोना पहुंच गया, शरीर में है, आपको विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन आप अपने करीबियों से जिनसे मिलेंगे उनको आप संक्रमण दे सकते हैं। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको जानलेवा स्थिति भी, जो कम बन रही है लेकिन फिर भी जानलेवा स्थिति भी बन सकती है, गंभीर परिणाम भी आ सकते हैं। कोरोना होने के बाद मृत्यु एक बड़ी वारदात हो जाती है, घटना हो जाती है, लेकिन शरीर में कोरोना के विपरीत परिणाम फिर भी हो सकते हैं। मृत्यु एक सबसे नकारात्मक स्थिति कोरोना की, और अगर हमको मृत्यु नहीं हुआ और कोरोना है तो हमारे चेस्ट में, हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे हार्ट में, शरीर के दूसरे अंग में इसका प्रभाव पहुंच सकता है। इसलिए कोई भी ऐसे लक्षण आए तो जल्द से जल्द आप प्रोफिलैक्टिक जो दवाइयां हैं उनको चालू कर देना चाहिए, डॉक्टर से सलाह कर लेना चाहिए, और SpO2 लेवल गिरने की स्थिति का इंतज़ार न करते हुए जल्दी से जल्दी जो हमारे स्वास्थ्य के देखरेख करने वाले डॉक्टर साहिबान हैं उन तक हमको पहुंच जाना चाहिए। समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा पहले भी मैंने बताया था कि 30% लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो 24 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचने के हो जा रही है। इतने लेट हम अस्पताल पहुंच रहे हैं कि उसके बाद फिर चांस नहीं रह जाता। और अभी तक जो कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना के इस संक्रमण के अनुभव में जो 2 चीज़ सबसे ज़्यादा कारगर दिखी है वो वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन और शायद स्टेरॉयड। 2 चीज़ जो सबसे ज़्यादा कारगर अभी तक साबित हुई हैं। और भी रेमडेसिविर है, दूसरी दवाइयां हैं, आइवरमेक्टिन है, विटामिन के लिए सलाह दिया जाता है, ये सारे डोजेज़ हैं। मेरे को भी अभी संक्रमण हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई उम्र है, कहीं ब्लड क्लॉटिंग ना हो, आप थिनर भी लीजिए। तो थिनर, ब्लड थिनर के रूप में भी सुबह शाम पानी में घोल के एक टैबलेट मैं भी ले रहा हूँ। तो ये कोरोना के बीत जाने के बाद भी बदन में उसके दुष्परिणाम रह सकते हैं और उनके प्रति बहुत सजग होने की आवश्यकता है। तो कोरोना की जहाँ तक बात है, जो विद्यमान स्थिति है ये बड़ी चिंता की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में है कि अगर हमारा कल का औसत हम लें 4.82, तो ये खतरे के लेवल तक हम करीब करीब पहुंच गए हैं। जो बड़ा खतरा है कि पानी अब बांध के ऊपर से जाने की स्थिति आ रही है वो 5%। सितंबर में ठीक है 18, 19, 16, 20% तक गया, लेकिन 5 के ऊपर स्थिति ये बताती है कि अब इसका फैलाव विस्फोटक रूप में होने की संभावना है। तो जिन क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, उदाहरण के लिए बस्तर जिले के जो क्षेत्र हैं वहाँ संक्रमण कम है, वहाँ भी बीजापुर को देखने की आवश्यकता है। साफ दिख रहा है कि आना जाना कहाँ है। जो लोगों का बाहर दूसरे जिलों में और जगहों पे आना जाना बना हुआ है वो संक्रमण लाने के माध्यम बने हुए हैं। तो एक, ट्रैवल हमको कम से कम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ से बाहर जाने की स्थिति हमको जब तक बहुत ज़रूरी ना हो हमको बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। शादी ब्याह, दुख हो सुख हो, कोई भी कार्य के लिए अगर हम अपने आप को, परिवार को रोक सकें तो हमको रुकना चाहिए। जितना कम हम ट्रैवल करें उतना अच्छा है। और ये ज़िलों के नाम भी सामने हैं, तो इन ज़िलों में भी विशेष प्रबंधन और इन ज़िलों में भी जाने से बचना। बड़ी बात है कि रायपुर आने से बचना, लेकिन ये स्थिति है, दुर्ग की स्थिति है। जिन ज़िलों के नाम मैंने लिए, अंबिकापुर की, सरगुजा ज़िले की स्थिति है कि अगर 3 से ऊपर है तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये बड़े मात्रा में भी इसका प्रसार और इसका फैलाव हो सकता है। तो सबके सहयोग से और स्वास्थ्य विभाग के कार्य योजनाओं के माध्यम से हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से इस दूसरे स्पाइक के दौर में हम सीमित कर सकें, कम से कम कर सकें और जल्दी से जल्दी स्पाइक से हम बाहर आ जाएं।